Hey guys, I am Zuhair Barshad and welcome to another case study with me. आज का केस पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये आपके और मेरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। हर हिंदुस्तानी इस केस में इंडल्ज हो सकता है। वो किस तरह आए ज़रा इसके डीप में जानते हैं। ईयर 2000 में इंडिया बेंगलोर में एक लेडी का मर्डर हो जाता है। अब किसी को नहीं पता कि कातिल कौन। वो कातिल बड़े ही शातिर अंदाज में वहाँ से गायब भी हो जाता है। अब इस मर्डर के अगले 3 मंथ्स के अंदर ही और 5 लेडीज़ का मर्डर हुआ, बिल्कुल सेम तरीके से। अब पुलिस को नहीं पता था कि ये मर्डर कौन कर रहा है और इसके पीछे किसका हाथ, क्योंकि ये मर्डर बहुत ज़्यादा प्लानिंग से किए जा रहे थे और अब पुलिस इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन उस कातिल की सिर्फ एक बेवकूफ़ी की वजह से उसको जेल का मुंह देखना पड़ा। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज क्राइम, ऑल अबाउट सायनाइड मलिक। इस लेडी का नाम केडी कनपम्मा था, जिसने सबको कत्ल किया था। आमतौर पर मैं कातिल का नाम शुरू में नहीं बताता क्योंकि वो एक सस्पेंस रहता, लेकिन इस स्टोरी में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इस लेडी के बारे में शुरू से ही पता हो। अगर इस लेडी की फोटो को देखा जाए तो ये लेडी नेबरहुड की बहुत ही क्यूट सी आंटी की तरह लगती है और इनकी शक्ल से ऐसे मासूमियत जाहिर होती है जैसे ये कभी कुछ कर भी नहीं सकती। लेकिन इस आंटी की बैक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ये स्टोरी आधे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है कि एक गलत स्टेप और हर दूसरा बंदा सायनाइड मलिका हो। सायनाइड मलिका का असली नाम कनपम्मा था और ये 1970 में कगालीपुर कर्नाटका में पैदा हुआ। कनपम्मा एक बहुत ही गरीब खानदान में पैदा हुआ और उसकी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि जैसे दूसरे लोगों के पास अच्छे कपड़े हैं, खिलौने हैं, तो उसके पास ऐसे क्यों नहीं। यही चीज़ इसको चैन नहीं लेने देती थी। उसको अपने ख़ानदान को देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता था कि आखिर वो अमीर क्यों नहीं है और वो आलीशान बंगलों वगैरह में क्यों नहीं रह सकते। अब क्योंकि उसके पास ये तमाम आलीशान चीज़ें नहीं थी, तो इसी वजह से जिनके पास ये चीज़ें मौजूद थीं, कनपम्मा अब उनसे नफरत करने लगी थी। लेकिन शुरू से उसकी ये ख्वाहिश थी कि उसकी शादी किसी अमीर ख़ानदान में, उसको कोई राजकुमार लेने आए और उसके पास भी गाड़ियाँ और अच्छे अच्छे कपड़े और गहने हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और कनपम्मा थोड़ी बड़ी हुई तो कनपम्मा के डैड ने उसकी शादी वहीं कर्नाटका के ही एक टेलर से करवा दी। अब बार बार कनपम्मा प्रोनाउंस करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो इसको हम प्यार से कैन या कैंप बुला सकते हैं। इसको हम कैन बुलाएंगे, प्यार से अब हम इसको कैन बुलाएंगे। तो कैन जैसे जैसे बड़ी हुई तो उसके वालिद ने उसकी शादी करा दी एक टेलर से। अब क्योंकि वो चाहती थी कि वो एक राजकुमार से ब्याही जाए, तो अब जैसे ही उसकी शादी वो बहुत ही ज़्यादा सैड रहने लगी। अब उसका हस्बैंड जो था वो एक बहुत ही ऑनेस्ट टेलर था, वो लोगों से बड़ी ही ईमानदारी से काम किया करता था। इसी वजह से उसकी इनकम भी काफ़ी लो थी, जिसमें कैन का गुजार नहीं होता। अब कुछ ही सालों में उनके बच्चे भी पैदा होना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता उनके घर के मेंबर्स में भी इंक्रीमेंट आना शुरू हो गया था, लेकिन उनकी इनकम में थोड़ा सा भी इजाफा नहीं हो रहा था। वो वहीं की वहीं खड़े थे। इसी वजह से घर के हालात को देखते हुए कैन ने फैसला किया कि वो अब लोगों के घरों में काम करेगी ताकि घर में बच्चों की ज़रूरियात और अपनी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। अब क्योंकि उसे अमीर होने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसी वजह से उसने सोसाइटीज़ में काम करना शुरू किया। वो सोसाइटीज़ के घरों में झाड़ू पोछा लगाती और कुछ पैसे ले आती। अब कहीं ना कहीं उसका ये ख्वाब पूरा हो रहा था क्योंकि वो चाहती थी कि वो अमीरों के दरमियान रहे और अब उन सोसाइटीज़ में काम करके उसको ये फील हो रहा था कि वो भी कहीं ना कहीं अमीर है। लेकिन ये तो वही बात हो गई ना, जैसे गालिब ने कहा, दिन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन अब उनके साथ रहती तो थी, लेकिन वो उनकी तरह चाह कर भी नहीं बन पा रही थी। अब यहाँ से शुरू हुआ कनपम्मा से सायनाइड मलिका का सफ़र। जैसे जैसे वो इन अमीरों के घर में काम करती थी तो वो उनके घर में काफ़ी ज़्यादा सोने के गहने और जेवरात वगैरह देखती थी। एक दिन उसने बैठकर सोचा कि क्यों ना उनके गहनों में से कोई एक छोटी सी चीज़ लाइक कोई रिंग या कोई इयरिंग वगैरह चोरी कर ली जाए, क्योंकि उनके पास इतने गहने हैं कि छोटी सी चीज़ से चोरी हो जाने से उन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन इस काम से कैन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। कैन मीन्स कनपम्मा। अब अगली सुबह उसने ये फैसला किया कि वो जिस जिस घर में काम करती है उन सब घरों से एक छोटी छोटी चीज़ चुराएगी और वो पकड़ी भी नहीं जाएगी। अब उसका प्लान काफ़ी हद तक कामयाब रहा और उसने उसी दिन तमाम घरों में से छोटी छोटी चीज़ें चुरा ली। अब शाम में जब वो घर आई तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसको अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। उसका प्लान तकरीबन कामयाब हो चुका था। अब उसने पहली बार गोल्ड को इतने करीब से देखा था क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में उन्होंने कभी भी कोई गोल्ड की चीज़ नहीं डाली थी। अब उसको इस चीज़ का तो अंदाज़ा था कि गोल्ड काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है,
लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि गोल्ड कितना ज़्यादा महंगा बिकता है। अगले दिन जब वो गोल्ड को बेचने के लिए गए तो वो गोल्ड की प्राइस सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस से उसको काफ़ी ज़्यादा प्राइस मिली। जब कनपम्मा को इतने ज़्यादा पैसे मिले तो आहिस्ता आहिस्ता वो और भी ज़्यादा गोल्ड उन्हीं घरों से चोरी करना शुरू हो गया। लेकिन एक दिन एक घर को उसके ऊपर शक हो गया और उन्होंने पुलिस को उसके पीछे लगा दिया। अब पुलिस ने उसका पीछा किया और कैन को गोल्ड की शॉप में ज्वेलरी को बेचते हुए पकड़ लिया। अब एक आर्टिकल के मुताबिक जो मैंने पढ़ा ये स्टोरी थी, और सेकंड स्टोरी जो दूसरे आर्टिकल में मौजूद थी वो कुछ इस तरह की थी कि कनपम्मा जब एक घर में काम करने के लिए जाती है तो उस घर के फाइनेंशियल हालात काफ़ी अनस्टेबल थे। तो कैन ने उनको ये सजेस्ट किया कि आप अपने घर में एक पूजा रखवाएं और मुझे कुछ ऐसे रिचुअल्स का पता है जो आपके घर से तमाम बलाओं को दूर कर देंगे, और इस रिचुअल की वजह से आपके घर में पैसे ही पैसे हो जाएंगे। अब कैन ने उन तमाम घर वालों को ये सजेस्ट किया कि आप घर के एक कोने में तमाम अपने घर के गहने और जेवरात वगैरह ला के रख दो और हम वहाँ पर रिचुअल वगैरह और प्रे करेंगे और पूजा करेंगे यहाँ पर, ताकि आपके घर में और भी ज़्यादा पैसे हैं। अब जैसे ही कैन ने पूजा शुरू की और जब देखा कि कोई भी उसको नहीं देख रहा तो उसने उन जेवरात में से थोड़े से गहने निकाल लिए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने भी नहीं सोचा। उनमें से एक आदमी ने कैन को वो जेवरात उठाते हुए देख लिए, और जब उसने दोबारा से गहने उठाने की कोशिश की तो उसको रेड हैंडेड ही पकड़ लिया गया। अब ये दो स्टोरीज थी, और ये पूजा वाली जो स्टोरी थी ये अगली स्टोरी ये आगे जो उसकी लाइफ गुजरी है उसके साथ काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। अब पुलिस ने कैन को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कैन को 6 मंथ्स की सज़ा सुनाई। अब 6 महीने की इतनी मुश्किल सज़ा काटने के बाद जब कैन अपने घर वापस आए कर्नाटका में, तो तब तक उसकी चोरी की खबर उसके पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी और उसके शौहर और बच्चे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थे क्योंकि माँ ने ये क्या हरकत की है। तो जब कैन अपने घर वापस लौटी तो उसके शौहर ने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसको अपने घर से निकाल दिया। अब जैसे ही कनपम्मा को उसके शौहर ने उसके घर से बाहर निकाल दिया, देन इट्स बीन वेरी हार्ड फॉर हर कि वो कहाँ जाएगी अब, क्योंकि उसके पास अब कोई भी ठिकाना नहीं था। अब कैन एक नए सफ़र की तरफ चल दी और यहाँ से स्टार्ट हुई कैन की एक क्राइम स्टोरी। अब ज़रा 2 साल पीछे चले 1999 में। कनपम्मा एक जगह पे ऐसे विजिट करने जाती है होसकोटे में। एक लेडी जिसका नाम ममता राजन था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात में घिरी हुई थी। उसके सारे बच्चे उसको छोड़ गए थे और बहुत ज़्यादा टेंशनों में थी, फाइनेंशियल क्राइसिस ये वो हर चीज़। अब कैन ममता को हर रोज़ मंदिर में आते जाते देखती थी और कैन की नज़र उस मंगलसूत्र पर थी जो ममता ने डाला हुआ था, और वो मंगलसूत्र गोल्ड का था। अब क्योंकि वो मंगलसूत्र गोल्ड का था, अब कैन उस मंगलसूत्र के पीछे थी कि कभी ना कभी ममता मुझे अकेली मिले और मैं उससे वो किसी न किसी तरह वो मंगलसूत्र ले लूँ। अब वो दिन भी आ गया कि जब एक दिन ममता मंदिर में आई तो शाम का वक्त था और मंदिर तकरीबन खाली हो चुका था। अब कैन ने जब ममता को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा और जब देखा कि मंदिर में भी इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो कैन ने जल्दी से उसके गले से मंगलसूत्र खींचा। अब इसी हड़बड़ाहट में कैन ने ममता को धक्का दिया और वो उस मंदिर की सीढ़ियों में जा लगी और वो वहीं पर ही मर गई। इसी सिनेरियो में कैन वो मंगलसूत्र लेकर भाग गई और उसको वहीं पर मरता छोड़ दिया। ये पहला मर्डर था जो कैन ने किया और किसी को क्या पता था कि ये एक बहुत बड़े जुर्म की शुरुआत होने वाली। नाउ बैक टू आवर स्टोरी। अब कैन जो थी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसके बच्चों ने और उसके शौहर ने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया था। तो इसी परेशानी में अब उसको अपनी सिटी तब्दील करनी पड़ी। अब वो कर्नाटका को छोड़कर किसी और सिटी में चली गई। उसने दूसरी सिटी में बहुत सारी जॉब्स ढूंढी लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। लेकिन इवेंचुअली उसको एक सोनार की शॉप में एक छोटी सी सफाई की जॉब मिल गई। अब उसने वहाँ पर गोल्ड की असल कीमत को जाना। गोल्ड की असल वैल्यू को जानते जानते उसने एक और चीज़ को भी बहुत ही करीब से जाना, और वो कुछ ऐसी चीज़ थी जो बड़ी ही आसानी से लोगों को मार सकती थी, और वो था साइनाइड। अब ये साइनाइड गोल्ड को दूसरे मिनरल से सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इस साइनाइड के कुछ ही मिलीज एक इंसानी जान को मारने के लिए बड़े ही आराम से काफ़ी हो सकते हैं, और इस बात का पता कैन को लग चुका था। अब जब कैन को साइनाइड की इस इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला तो उसने अगले ही तकरीबन 8 दिनों के अंदर तकरीबन 5 वुमेन्स को कत्ल किया। अब उसकी पहली विक्टिम तो ममता थी, लेकिन अब उसकी दूसरी विक्टिम एलिज़ाबेथ 60 इयर्स की लेडी थी और ये अपनी एक ग्रैंड डॉटर के साथ रहती थी। उसकी ग्रैंड डॉटर ही उसके लिए उसकी पूरी लाइफ थी, और एलिज़ाबेथ बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसकी ग्रैंड डॉटर कुछ दिनों पहले ही गायब हो गई थी, और अब वो मंदिर में आकर उसके लिए बार बार प्रे किया करती थी, पूजा किया करती थी,
कि शायद वो मिल जाए। अब एलिज़ाबेथ हर रोज़ मंदिर में मन्नत मांगने के लिए आती थी और हर रोज़ उससे कैन मिला करती थी। अब काफ़ी हफ्तों तक ये एक दूसरे से मिलते रहे और कैन की इससे काफ़ी ज़्यादा दोस्ती भी हो गई। और जब कैन ने देखा कि उसकी इस बूढ़ी लेडी के साथ काफ़ी हद तक दोस्ती हो चुकी है, तो उसने उस बूढ़ी लेडी को कहा कि आपको क्या मुश्किलात है? तो जब उसने अपनी तमाम मुश्किल बताई, तो कैन ने कहा कि मुझे कुछ ऐसे रिचुअल्स आते हैं, कुछ ऐसे मंत्र तंत्र आते हैं, कुछ ऐसे पूजा पाठ आती है कि जिनसे आपकी ग्रैंड डॉटर घर आ जाएगी। साथ के साथ उसने ये भी बताया कि इस रिचुअल के कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। अब इस रिचुअल का पहला रूल ये था कि आपको अपनी शादी के फर्स्ट डे की तरह तैयार होना था, मतलब फुल टाइम दुल्हनों की तरह गहने जेवरात डालकर आना था। दूसरा ये कि आपने भगवान के लिए कुछ अच्छे अच्छे पकवान भी बनाकर लाने हैं। और थर्ड रूल ये था कि जिस दिन रिचुअल होगा उस दिन आपने पूरा दिन पानी नहीं पीना और उस दिन के एंड पर मैं अपने हाथों से आपको पानी पिलाऊंगी और इस तरह से हमारी पूजा समाप्त होगी। अब इस वीडियो को देखने वाले कुछ क्लेवर पर्सन्स तो इस चीज़ को जान चुके होंगे कि वो किस चीज़ की तरफ उसको लेकर जा रहे थे, लेकिन फिर भी बताता चलूँ कि वो जो पहला रूल था कि आपने गहने और तमाम शादी वाला सेटअप करके आना है, वो इसलिए था कि वो जो लेडी थी वो अपने तमाम गहने उस दिन डाल कर आए। और सेकंड, जो उसने कहा कि आपने पूरा दिन पानी नहीं पीना, तो इसका मकसद ये था कि जब वो उसको साइनाइड से मिला हुआ पानी देगी, वो साइनाइड उसकी बॉडी में जाकर पूरी तरह अब्जॉर्ब हो जाए और वो बहुत ही जल्दी मर जाए। अब उसने एलिज़ाबेथ को एड्रेस और डेट सब कुछ समझा दिया। अब ठीक उसी दिन जिस दिन कैन ने कहा था, एलिज़ाबेथ शादी के ड्रेस में बगैर कुछ खाए पिए और बहुत सारे पकवान लेकर आ गई। एट द एंड ऑफ द रिचुअल उसने एलिज़ाबेथ को पानी दिया और जैसे ही उसने पानी पिया वो मर गई और कैन ने एलिज़ाबेथ के सारे गहने लिए और फरार हो गई। अब वो इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चली गई और वहाँ पर किसी मंदिर के बाहर जाकर बैठ गई। अब उसने देखा कि एक लेडी जिसका नाम यशोधतामा था, वो तकरीबन 60 ईयर्स की थी। वो हर रोज़ आती थी और वहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा प्रे किया करती थी, पूजा किया करती थी। अब वो बार बार इससे प्रे किया करती थी कि वो उस अस्थमा की डिजीज़ से बाहर निकल आए और वो किसी तरह ठीक हो जाए। लेकिन किसी को क्या पता था कि भगवान की जगह कोई और ही उसका इंतज़ार कर रहा था। अब कैन ने उसके साथ भी वही काम किया और एट द एंड ऑफ द डे जैसे ही उसने रिचुअल ख़त्म किया, वो लेडी भी ख़त्म हो। उसने उसी तरह उसके गहने उठाए और फरार हो गए। अब उसको मिली एक और लेडी, दैट वाज मुनियामा, एज 66 ईयर्स। वो लेडी भजन गाने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। अब ये लेडी भजन गाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड, इसको भजन गाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। लेकिन एक मसला ये था कि वो लेडी चल भी नहीं सकती थी, तो भजन गाना तो काफ़ी दूर की बात थी। अब यही चीज़ मालूम पड़ी कैन को और ये उसके लिए बहुत ही आसान विक्टिम था। उसने फिर से वही तमाम स्टोरी चलाई और एट द एंड ऑफ द डे उसे भी साइनाइड पिलाकर मार दी। अब आपने सब में एक चीज़ नोटिस की कि जब भी कैन कहीं एक जगह पे मर्डर करती थी, तो वो दूसरा मर्डर किसी और शहर में दूसरे नाम के साथ किया करती थी। इसी वजह से यही एक रीज़न था कि वो कभी पकड़ी नहीं गई, क्योंकि जिस जगह पर वो एक मर्डर किया करती थी तो वहाँ की पुलिस उसी एरिया में उसको ढूंढने की कोशिश करती थी, लेकिन तब तक वो पुलिस की पहुंच से काफ़ी दूर जा चुकी होती थी। लेकिन सब दिन एक जैसे नहीं रहते, जो चीज़ स्टार्ट होती है उसका कोई ना कोई एंड भी ज़रूर होता है और यही हुआ यहाँ पर। अब वो एक न्यू सिटी में शिफ्ट हो गई और वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई नागावीनी से। अब उसका मसला ये था कि उसके बच्चे नहीं थे। वो मंदिर में आकर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी कि उसके बच्चे हो जाए। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन काफ़ी अरसे तक भी उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो ये चीज़ जब कैन को पता चली तो उसके लिए ये बहुत ही एक ईजी विक्टिम था। तो कैन ने नागावीनी को कहा कि उसके रिचुअल से ना सिर्फ उसके बच्चे होंगे बल्कि अपेरेंटली उसका बेटा होगा। अब फॉर्चुनेटली उसका ये मर्डर भी बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। अब वो तकरीबन 6 औरतों का कत्ल कर चुकी थी और अब तक उसको किसी ने ना देखा था और ना ही पकड़ा था। लेकिन 2006 में कुछ ऐसा हुआ कि जिसने इस तमाम सिचुएशन को बदल कर रख दी। इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोलार रेणु, जो कि 22 साल की थी, उसकी नई नई शादी हुई थी और उसका हस्बैंड दुबई में काम करता था। वो कुछ दिनों के लीव पर आया जाया करता था। अब रेणुका अपने हस्बैंड के जाने के बाद घर में बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती थी, तो इसी वजह से वो अपनी बहन के घर भी आया जाया करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली कैन उन्हीं दिनों उसकी बहन के घर ही काम कर रही थी, क्योंकि जब भी वो कोई दूसरी सिटी शिफ्ट होती थी तो सबसे पहले वो किसी न किसी के घर में जाकर काम किया करती थी और वहाँ पर कोई इजी विक्टिम्स को टारगेट किया करती थी। और इसी तरह रेणुका भी कैन की अब एक विक्टिम बनने जा रही है, क्योंकि कैन रेणुका की बहन मानी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्त बन चुकी थी।
और अब जब ये तीनों इकट्ठे रहते थे तो इनको एक दूसरे के मसलों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता था। अब कैन ने रेनुका को भी वही सेम रिचुअल का झांसा दिया और 7 दिसंबर 2006 को रेनुका अपने घर से गायब हो गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि रेनुका के साथ उसके घर में मौजूद तमाम गहने भी गायब हो चुके थे। अब पुलिस का शक डायरेक्ट कैन पर गया। अब कैन ने वहां पर दूसरा नाम इस्तेमाल किया हुआ था जो कि तकरीबन मलिका था। अब पुलिस ने फौरन से एफआईआर की और इस खबर को मीडिया पर भी लाया गया। जब ये खबर मीडिया पर आई तो काफ़ी ज़्यादा जो दूसरे लोग जो इससे इफेक्ट हुए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा सामने आना शुरू हो गए और उन्होंने कैन के काफ़ी ज़्यादा नाम बताए कि वो हमारे पास इस नाम से थी, इस नाम से थी, लेकिन शक्ल सेम थी। 31 दिसंबर 2008 मतलब इस केस के 2 सालों के बाद जयामा नाम की एक लेडी ज्वेलर के पास गहने बेचने के लिए गई। ज्वेलर ने वो गहने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने वो गहने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में देखे थे और वो गहने एक मर्डर के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड थे। तो उस ज्वेलर ने फ़ौरन से पुलिस को कॉल की। जब जयामा को पता चला कि पुलिस को कॉल हो चुकी तो उसने फ़ौरन से अपना सामान समेटा और जल्दी से बस स्टेशन की तरफ गई। अब पुलिस आहिस्ता आहिस्ता जयामा का पीछा कर रही थी क्योंकि पुलिस को उस पर आहिस्ता आहिस्ता से शक होना भी शुरू हो चुका था। बेसिकली कैन ही अपना नाम बदल कर एज जयामा ज्वेलरी बेचने के लिए गई हुई थी। अब पुलिस को उसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो चुका था। अब वो वहाँ से भागने ही लगी थी कि पुलिस ने उसको पकड़ ली और अब उसे पुलिस स्टेशन लाया गया। अब पुलिस ने उससे सबसे पहला सवाल यही किया कि क्या तुमने उन सब लेडीज़ को मारा था? तो कैन ने बताया जी हाँ, उसी ने सबको मारा था। अब पुलिस ने उससे दूसरा सवाल किया कि उसने सब कुछ क्यों किया? तो उसने बताया कि वो अपनी गुर्बत से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और उसने ये सब कुछ ज्वेलरी के लिए किया। अब पुलिस ने उससे पूछा कि अगर तुमने ज्वेलरी लेनी थी तो तुमने उन सबको साइनाइड क्यों दी? आखिर उनकी जान क्यों ली? अगर तुम उनको बेहोश करके उनके ज्वेलरी लेकर चली जाती तो क्या फ़र्क पड़ना? तो उसने बताया कि अगर मैं उनको बेहोश करती और जब वो होश में आते तो मेरे तमाम लुक्स और तमाम प्लानिंग्स को बता देते और इस तरह मुझे पकड़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता। इसी वजह से मैं उनको मारा करती। अब पुलिस ने लास्ट सवाल उससे ये पूछा कि तुमने कितनी लेडीज़ को मारा? तो उसने इस पर कोई जवाब ना दिया। 2012 में मल्टीपल मर्डर के जुर्म में कैन को कोर्ट ने डेथ सेंटेंस सुनाई और कोर्ट ने ही उसको नाम दिया साइनाइड मलिका क्योंकि वो मर्डर के लिए साइनाइड इस्तेमाल किया करती थी और काफ़ी जगहों पर उसका नाम मलिका मशहूर था। ये पहली वुमेन थी जिसको इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी। और 2013-14 में सिर्फ इस वजह से कि कैन पम्मा ने डायरेक्ट ही सच बताया था और पुलिस से कोई भी चीज़ नहीं छुपाई थी, इसी वजह से उसकी डेथ सेंटेंस को हटाकर उसकी सज़ा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया था। इसका मतलब कैन पम्मा अभी भी जिंदा है और अभी भी अपनी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में मौजूद। उम्मीद है हमारी आज की ये एफर्ट आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि हमारा एम है 100K। मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।